हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव को विकास को जानते हुए उदारवाद के काल को पढ़ा था। इस वीडियो में हम अगले काल उग्रवादी युग 1905 से 1920 तक के काल को पढ़ेंगे। हमने जाना 1885 से 1905 तक के समय को हमने उदारवादी युग कहा। इसके पश्चात 1905 से 1920 उग्रवादी युग शुरू हुआ। सन 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए दौर में प्रवेश किया। इसके नेतृत्व की बागडोर उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी नेताओं ने संभाली। गर्मपंथी नेतृत्व के ब्रिटिश शासन एवं भारतवासियों के मध्य बुनियादी अंतर्विरोध पर निरंतर बल दिया और उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन इस अंतर्विरोध का ही परिणाम था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता रहे थे। लोकमान्य तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। बाद में गांधी जी ने उनके बारे में कहा कि लाखों अन्य देशवासियों की तरह मैं भी उनके अपार ज्ञान, अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और पवित्रता तथा महान त्याग का प्रशंसक हूँ। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। अपने समकालीन नेताओं की तुलना में उन्होंने अपने देशवासियों को सबसे अधिक प्रेरित किया। उन्होंने हमारे हृदयों में स्वराज की भावना का संचार किया। अंग्रेजी सरकार की बुराइयों का जितना ज्ञान लोकमान्य तिलक को था उतना शायद ही उस समय किसी और नेता को नहीं था। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने बम्बई के मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य भी किया। इसी का परिणाम था कि जब सन 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सजा दी गई तब मिल के मजदूरों और रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। यह घटना 1908 की थी। गर्मपंथी नेता बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष और उनमें जनता की सक्रिय भागीदारी के समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया। उन्होंने नरमपंथियों के संवैधानिक उपायों को भिक्षावृत्ति बताते हुए सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध पर आधारित व्यापक आंदोलन पर बल दिया। गरम दल के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। तिलक ने घोषणा की, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने विकास के अगले दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। इसके लिए वातावरण तब तैयार हुआ जब अंग्रेजी सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया। याद रहे, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का फैसला 20 जुलाई 1905 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के फैसले को राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की ब्रिटिश चाल के रूप में देखा। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और इसके खिलाफ बंगाल में विशाल जन आंदोलन संगठित किया। शुरू में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथियों के हाथ में था, लेकिन बाद में नेतृत्व गरम दल के नेताओं विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और अश्विनी कुमार दत्त के हाथों में आ गया। बंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन 7 अगस्त 1905 को हुआ जब कलकत्ता के विभाजन के विरोध में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बावजूद जब 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग का निर्णय लागू किया गया तो आंदोलन पूरे बंगाल में विस्तृत हो गया। याद रहे, बंगाल विभाजन का निर्णय 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। कुछ ही समय में विदेशी सामान के बहिष्कार एवं केवल भारत में बने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी राज के कड़े मुकाबले के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। बंग भंग
मसला भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज के नारों का धीरे धीरे अन्य प्रांतों में भी प्रसार होने लगा। सारा देश एक ही तरह के विचारों और राजनीति के सूत्र में बंधने लगा। लोकमान्य तिलक इस काल के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का जवाब दमन से किया। सरकार ने सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने जाति, प्रांत, भाषा और सर्वाधिक धर्म के आधार पर लोगों को फूट डालने का असफल प्रयास किया। लेकिन तिलक की गिरफ्तारी तथा विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा राजनीति से संन्यास लेने के बाद आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। इस आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से सजग और सक्रिय बनाया। उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी संचार हुआ। अंततः सरकार को राष्ट्रवादियों के मांग के आगे झुकना ही पड़ा। सन 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लिया गया। बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ, पर ध्यान रहे बिहार और उड़ीसा को विशाल बंगाल से निकालकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। इसी बीच कांग्रेस के मंच पर सन 1905 से सन 1907 के दौरान नरमपंथी और गरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे। गरमपंथी आश्वस्त थे कि आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है तथा जनता जागरूक हो चुकी है, अतः यही वह उचित समय है जब बंगाल में आंदोलन को और तेज किया जाए तथा इसे देश के अन्य प्रदेशों में फैलाया जाए। उस समय इन गरमपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। दूसरी ओर नरमपंथियों का मानना था कि गरमपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। सरकार साम्राज्यवाद विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में दमन को न्योता देने का क्या औचित्य है। इन नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन, यहाँ औपचारिक रूप से कांग्रेस में फूट पड़ गई। याद रहे 26 दिसंबर 1907 सूरत अधिवेशन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। सन 1908 ईस्वी के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना मौजूद थी। सन 1914 ईस्वी में जब 6 साल की कैद के बाद तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः पटरी पर चढ़ाया। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में तथा 1915-16 में होम रूल लीगों की स्थापना से राष्ट्रीय आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ। पहले होम रूल लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरे की नेता एनी बेसेंट थी। दोनों होम रूल लीगों ने समन्वित तरीके से मीटिंग, भाषणों, दौरों, पर्चे तथा सम्मेलनों के द्वारा देश भर में प्रचार किया। उनकी मुख्य मांग थी युद्ध के समाप्त होने पर होम रूल या स्वराज्य की प्राप्ति। सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल के सदस्यों के लिए कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग मुस्लिम लीग समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रहे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा कि एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए जो कांग्रेस के निर्णयों और कार्यक्रमों को अमली रूप दे सके, परंतु ये प्रस्ताव मंजूर न हो सका। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान को जनाधारित आंदोलन के संचालन के अनुरूप नया रूप दिया, तो उन्होंने तिलक के इस प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। जिस समय
कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर गरम और नरम दलों का जन्म हो रहा था। उस समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था। इस क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि गरमपंथी नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी। गरमपंथी में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था। यह वर्ग क्रांतिकारियों का था। यह वैधानिक आंदोलन में कतई विश्वास नहीं करता था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग उचित मानते थे। क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था। सन 1905 में बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक सबल सहारा दिया। सरकार की दमनकारी और प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप ही इस आंदोलन का उग्र प्रचार हुआ। बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। इन्होंने युगांतर और संध्या पत्रिकाओं द्वारा उग्रवाद का प्रचार किया और बताया कि हमारी दृष्टि सुंदर भविष्य में होने वाली क्रांति पर जमी हुई है और जब हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। फलतः कई गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुई। इनमें से एक थी अनुशीलन समिति। इसकी शाखा बंगाल में चारों तरफ फैली हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल के प्रयासों से लंदन में भी क्रांतिकारी समितियां स्थापित की गईं। राजनीतिक हत्याएं तथा डकैतियां बढ़ने लगीं। कलकत्ता में प्रधान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड ने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाए थे और कठोर दंड दिया था। शीघ्र ही किंगफोर्ड जज बनकर मुजफ्फरनगर आया। अब क्या था? क्रांतिकारियों ने उनकी हत्या कर उससे बदला लेने का निश्चय किया। यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को सौंपा गया। उन्होंने किंगफोर्ड के बंगले की ओर से आती हुई एक गाड़ी को 30 अप्रैल 1908 को उस गाड़ी पर बम फेंक दिया। उन्होंने समझा कि गाड़ी में किंगफोर्ड होगा, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में मिस और मिसेज कैनेडी नामक 2 महिलाएं थीं जो मुजफ्फरनगर के एक वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री थीं। बम के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस पकड़े गए। उसे फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार वह देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद हो गए। इस घटना के बाद कलकत्ता में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र का पता लगा, जिसमें अरविंद घोष, वारिंद्र कुमार घोष और अन्य युवक गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना संभवतः अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से विख्यात है। सन 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। याद रहे, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इस दल ने 1913 ईस्वी में फरवरी महीने में पंजाब में सैनिक विद्रोह करने का निश्चय किया। सन 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन की पंजाब में शुरुआत हुई। सरदार अजीत सिंह, भाई परमानंद, बाल मुकुंद और लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर थे। अगला क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण आता है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतः असफल होने से क्रांतिकारियों में पुनः उग्रता हुई। बंगाल में पुरानी अनुशील और युगांतर समितियां पुनः जाग उठीं तथा उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। परंतु प्रमुख बात यह थी कि अब यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन सफलता के लिए आवश्यक है। अतः अक्टूबर 1924 में कानपुर में समस्त क्रांतिकारी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा तथा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप सन 1928 ईस्वी में
इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ। याद रहे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म 1928 में हुआ तथा विभिन्न प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस चरण में क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत ही सहानुभूति का प्रदर्शन किया। याद रहे, काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। पंजाब में क्रांतिकारियों ने सन 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने आम जनता पर दमन चक्र चलाया। जनता में यह भावना हो गई कि क्रांतिकारी अपना कार्य करके निकल जाते हैं और जनता दमन का शिकार होती है। इस पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर बम फेंके और गिरफ्तार हो गए। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने की नहीं थी। उनका मानना था कि बधिरों को सुनाने के लिए बहुत तेज आवाज़ करनी पड़ती है। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, याद रहे, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। इसी प्रकार बंगाल में सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा किया। अप्रैल 1930 की ये घटना है। इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिए, किंतु इससे कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। सूर्यसेन अंत में पकड़े गए और 1933 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आज भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी उन शहीदों के रूप में याद किए जाते हैं जो मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी जिन्होंने। देखिए, यहाँ बहुत से क्रांतिकारियों के चित्र दिए हुए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वत्र त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इस वीडियो में हमने उग्रवाद के काल को जाना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जानकारी देखेंगे।